प्रणाम देवियों और सज्जनों। द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस वीडियो में सीक्वेंस कुछ इस तरीके से रहेगा। जो टॉपिक्स सैफरन कलर में हाईलाइट किए गए हैं उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। जिन टॉपिक्स को ग्रीन कलर में हाईलाइट किया गया है आपको उनकी सिर्फ हेडलाइंस पर ही फोकस करना है, उतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, फिर आज की सारी हेडलाइंस को एक बार गो थ्रू करेंगे, फिर जो टॉपिक हमें डिटेल में कवर करने हैं उन्हें पढ़ेंगे, उसके बाद एडिटोरियल्स को। इस पूरे वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। द मोमेंट ये वीडियो अपलोड होती है उसके एग्जैक्टली 1 घंटे बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और एक पिन्ड कमेंट में भी आपको मिल जाए। कल के टॉपिक्स को जरा रिवाइज कर लेते हैं जिन्होंने हमने 2 नवंबर को कवर किया था। हमारा सबसे पहला उसमें टॉपिक था अक्टूबर का जो GST रेवेन्यू था वो 1.51 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया था। इस टॉपिक में हम लोगों ने GS3 के इंडियन इकोनॉमी से GST के बारे में पढ़ा था। GST का 101st अमेंडमेंट हुआ था। ये वन नेशन वन टैक्स है, बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स है, ये ध्यान रखना। एंड डबल टैक्सेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट जो था इसमें बेसिकली जो एक कंजम्पशन टैक्स है और ये फाइनल कंजम्पशन पॉइंट पे लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इसमें सेंट्रल GST लगता है, स्टेट GST लगता है और इंटीग्रेटेड GST लगता है, जो कि स्टेट और यूनियन टैक्सेस जो होते हैं उनके कोऑर्डिनेशन के लिए होता है। 4 टियर का होता है, 5%, 12%, 18%, 28%। एक्चुअल में तो 5 होता है, ये 0% भी होता है। कुछ लेजिस्लेटिव बॉडीज भी होती हैं, जैसे कि इसमें एक आर्टिकल 246A के अंदर स्टेट के पास पावर होती है गुड्स एंड सर्विसेज में टैक्स लगाने की। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा लगाती है। GST का काउंसिल है वो आर्टिकल 279A के अंडर आता है। डिसीजन इसका 3/4 से लिया जाता है। सेंटर के पास 1/3 पावर होती है और स्टेट्स के पास 2/3 पावर होती है। प्रधानमंत्री ने जो मोरबी ब्रिज कोलैप्स हुआ है उसमें प्रॉपर्टी को लेकर बात की थी। तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेसिकली इंटीग्रिटी, अपराइटनेस एंड ऑनेस्टी। इस टॉपिक में किस तरीके से गवर्नमेंट के प्रोसेस में पब्लिक को कॉन्फिडेंस आ सकता है, अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जा सकती है, किसी भी प्रोसेस में कंप्लायंस कैसे हो सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर के हम लोगों ने कुछ फिलोसफिकल बेसिस की बात की थी। मैक्स वेबर, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, इमैनुअल कांट, थॉमस हॉब्स, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके GS4 का है। तो एथिक्स के लिए ये एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे स्टेटमेंट्स आपको हर साल किसी न किसी एग्जाम के आंसर कॉपी में आपको मिल जाएंगे। देन हम लोगों ने बात की थी जो NRIs होते हैं ना, उनके वोटिंग राइट्स को लेकर के। सो रिसेंटली हुआ भी क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बात बोली थी कि किस तरीके से NRI जो होते हैं वो पोस्टल बैलेट के थ्रू अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी पहले एग्जिस्ट तो किया करती थी सर्विसमैन के लिए, लेकिन राइट नाउ इसके ऊपर काम किया जा रहा है कि जो NRIs होते हैं ना वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेबल पोस्टल बैलेट सिस्टम से अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ये आइडिया प्रपोज किया गया है। उनके पास जहाँ पर भी NRIs होंगे वहाँ पर वो अपने नियर बाय ऑफिस में जाएंगे, वहाँ एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा, उससे वो नोटिफिकेशन का जो कैंडिडेट की लिस्ट होती है बोलेंगे, उसके ऊपर अपना वोट कास्ट करेंगे, उसको एनवलप में कवर करके रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर उसको बैलेट को जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वहाँ तक पहुँचा देगा। इस चीज़ पर काम किया जा रहा है और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इस पर हम लोग डिटेल में भी कवर करेंगे। UAPA का टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था। ये GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी में होता है। 1967 का ये लॉ है एंड इसमें जनरली किसी भी हम इंडियन को या फिर फॉरेन नेशनल को चार्ज कर सकते हैं अगर किसी ने कोई गैर कानूनी कोई अपराध किया होता है, कोई ऐसा अनलॉफुल एक्टिविटी की होती है। 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। तो जो डायरेक्टर जनरल होते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, उनको पावर दे दी गई थी कि वो किसी की प्रॉपर्टी को भी अटैच या सीज कर सकते हैं। प्लस में NIA के अंदर जिनकी रैंक इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की होती है वो टेररिज्म के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ऑल्सो इसमें ये भी ऐड किया गया था कि किसी इंडिविजुअल को भी अब टेररिस्ट डिजिग्नेट किया जा सकता है। फ्रीबीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ प्लीज वगैरह आई थी एंड उन्होंने कहा था कि 3 जज बेंच के सामने रखी जाए। फ्रीबीज क्या होते हैं? इलेक्शन होने से पहले जो कैंडिडेट्स होते हैं प्रॉमिस करते हैं कि हमको इलेक्शन जिता दो, फिर आपको लोन माफ़ कर दिया जाएगा, आपको बिजली फ्री मिलेगी एंड आपको एजुकेशन में ये लैपटॉप वगैरह दिए जाएंगे। ये सब चीज़ें होती हैं, फ्रीबीज में काउंट होती हैं। तो ये बेसिकली ऑफरिंग्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज प्रोमिस करती हैं। इनमें इश्यूज बहुत सारे होते हैं। एक तो जो डेट होता है वो स्टेट का वो इंक्रीज हो जाता है, पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 वॉयलेट होता है, सोशो साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट होते हैं एंड एनवायरनमेंट के ऊपर नुकसान होता है। अगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी होगी तो बहुत सारे फार्मर्स के इंसेंटिव वगैरह के ऊपर भी इम्पैक्ट जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ स्टेप्स लिए थे। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को फ्रीबीज का कंसल्टेशन करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर इंप्लीमेंट हो जाएगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। रिसेंटली जो SCO की मीट हुई है उसमें जयशंकर जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना का है उसको थोड़ा सा टारगेट किया था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात की जाती है। हम लोगों ने डिटेल में कवर किया था, जस्ट गिविंग एन आइडिया हेयर। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है। ये जनरली एक ग्लोबल लेवल के ऊपर ना इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा एक
मैप क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो चाइना चाह रहा है कि वर्ल्ड में वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डोमिनेट करे। इसमें रेल्स हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं, पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो 2600 के आसपास प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज़ में है और $3.7 ट्रिलियन तक का अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। एक और टॉपिक था हमारे पास जो इंटरनेशनल रिलेशन से भी मैच करता है और हमारे डोमेस्टिक इशू से भी। बांग्लादेश के मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि CAA जो है वो इंडिया का इंटरनल मैटर है। CAA का जो कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ लोगों को सिटीजनशिप ग्रांट करने की बात की गई थी, जो 6 अनडॉक्यूमेंटेड और नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए थे एंड वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे उनको। तो CAA के बारे में हम लोगों ने कुछ इश्यूज़ देखे थे। इस टॉपिक में हम लोगों ने सिर्फ एक साइड के आर्ग्यूमेंट्स देखे थे। अगर फ्यूचर में दोबारा रिपीट होगा तो हम दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स कवर करेंगे। इन्वेजिव स्पीशीज़ की अगर बात करते तो रिसेंटली मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर एक इन्वेजिव ट्री स्पीशीज़ मिली थी एंड उसी को लेकर के टॉपिक था। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के अलावा तमिलनाडु के अंदर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी है, कलक्कड़ मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व भी है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी है। जम्मू एंड कश्मीर का जो सैफरन, जो केसर होता है, उसको लेकर भी हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था। केसर क्या होता है एंड इंडिया में कौन से स्टेट्स होते हैं, कहाँ कहाँ इसका कल्टीवेशन किया जाता है, कौन सा टाइम होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है इसकी क्रॉप की ग्रोथ के लिए। और कुछ इनिशिएटिव जैसे नेशनल सैफरन मिशन था और IHBT यानी कि जो हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी का भी एक रिसेंट इनिशिएटिव था सैफरन को प्रमोट करने के लिए। एयर पोल्यूशन में हम लोगों ने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के जो इश्यूज़ चल रहे थे उन सबको लेकर बात की थी कि किस तरीके से कंपोजिशन में इश्यूज़ हैं, वहाँ पर वैकेंसीज खाली हुई हैं, स्टाफ वगैरह जो प्रॉपर नहीं है, 40% सीट्स वहाँ पे खाली चल रही हैं और जो क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं उनको एम्प्लॉय नहीं किया गया टाइमली। फिर एक टॉपिक कवर किया था जहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह में विमेन का क्या रोल होता है एंड जो फार्मर्स के लॉज आए थे उस दौरान पर जो एजिटेशन देखने को मिला था उसमें विमेन ने कैसे पार्टिसिपेट किया था, क्या उनकी पोजीशन थी, किस तरीके से उन्होंने अपने डिसेंट को एक्सप्रेस किया था, विमेन को क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे थे। और जो हेडलाइंस हम लोगों ने कवर की थी उसमें याद होगा राजस्थान के अंदर मानगढ़ धाम था, यहाँ पर 1913 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ रेबेलियन किया गया था एंड इसी को लेकर के रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि हम लोग मानगढ़ धाम, जो कि राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर के पास है, इसको एक ग्लोबल ट्राइबल आइडेंटिटी के रूप में प्रेजेंट करेंगे। बस ये हमारे टॉपिक थे रिवीजन वाले। आज जो भी हम टॉपिक कवर करने वाले हैं एक बार सबकी हेडलाइंस को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा इसमें हम लोग बात करेंगे कि DMK सीक सपोर्ट फॉर रीकॉलिंग द तमिलनाडु गवर्नर। तो गवर्नर को लेकर के 2 टॉपिक आए हैं, दोनों को एक साथ कंबाइन करके हम लोग गवर्नर के बारे में स्टैटिक का पार्ट कवर करेंगे और ये रीकॉलिंग का मतलब क्या होता है। सेकंड है ED समन्स हेमंत सोरेन इन इलीगल माइनिंग केस। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसका क्या रोल होता है एंड क्या फंक्शनलिटी होती है, ये सब चीज़ें कवर करेंगे। क्यूरियस कोलाज शोज राइनो हॉर्न्स आर श्रिंकिंग। तो ये जो ग्रीन वाले टॉपिक है ना, ये मैं यहीं पर कवर कर देता हूँ क्योंकि इनमें हेडलाइन से कवर करनी। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि कुछ कोलाज कलेक्ट किया गया था, कुछ एनवायरनमेंट जो फोटोग्राफर्स वगैरह होते हैं उन्होंने एक स्टडी की थी, उससे पता चला था कि जो ये गेंडा होता है ना, इसका जो हॉर्न होता है, जो इसका सींग होता है, उसकी हंटिंग की जाती है, इलीगल तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, उसका शिकार करते हैं, फिर उसको कट करके उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं। तो उन्होंने बहुत टाइम से बहुत सारे 4000 के आसपास इनकी इमेजेस कलेक्ट की थी और उससे ये पता चला है कि इनका जो हॉर्न है ना, ये श्रिंक कर रहा है। और ऐसे सिमिलर से पैटर्न ना दूसरे जानवरों में भी देखने को मिले थे, जैसे कि जो हाथी का टस्क होता है ना, एलिफेंट टस्क, वहाँ पर भी ये सिमिलर पैटर्न्स देखने को मिले थे। और जो वाइल्ड शीप होती है ना, वहाँ पर उसके हॉर्न को देख कर, उस जो भेड़ होती है ना, भेड़ जिससे हम लोग वूल निकालते हैं, उसके भी छोटे छोटे हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं। जैसे गाय के सींग होते हैं वो बड़े होते हैं, बट जो शीप होती है उसके बहुत छोटे छोटे सींग होते हैं। तो उसमें भी ये सिमिलर सा पैटर्न देखने को मिला था। इसके साइड में जो न्यूज़ है वो है कर्नाटका विल इंट्रोड्यूस 10 मिनट्स ऑफ ध्यान इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो कर्नाटका के एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं एंड उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की बात की कि स्कूलों में 10 मिनट तक का ध्यान प्रैक्टिस किया जाए, जो कि बहुत ही अच्छा आइडिया है। एंड स्टूडेंट्स व्हेन दे स्टार्ट टू प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड ऑल, तो इसका आउटकम ये होगा कि उनका फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन एजुकेशन में और उनके जो भी लाइफ में वो कंडक्ट होगा उसमें इंप्रूव होगा। इससे अब इसकी तरफ इस तरह के टॉपिक्स में जनरली क्या होता है ना कि ऑपोजिशन का क्या रिएक्शन होता है आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि कल को जब आप ऑफिसर बनते हो ना, यू विल बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। देखो मिनिस्टर ने तो स्टेटमेंट दे दिया हो, मिनिस्टर के बाद जो इंप्लीमेंट करेंगे वो तो आप लोग होने वाले हो ना, सिविल सर्वेंट्स। तो आप जब इंप्लीमेंट करोगे तो किस तरीके का रिएक्शन आता है गवर्नमेंट का एंड कैसे कैसे आप उनको काउंटर कर पाओगे आर्ग्यूमेंट्स के साथ। तो किसी ने ये भी कहा था कि पहले एक प्रपोजल आया था कि स्कूलों में भगवत गीता को भी स्टार्ट किया जाए, देन ऑपोजिशन ने कहा था कि ये इस तरीके से जनरली चीज़ों को वैदिक मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस करना और ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये
हिंदुज़म को इम्प्लीमेंट करने की वाली बात है। अगर आप देखोगे इन डेप्थ जा करके तो मेडिटेशन हैज़ नथिंग टू डू विद हिंदुज़म या फिर समथिंग, इट्स ऑल अबाउट भारत। ये इंडिया का कॉन्सेप्ट रहा है एंड वैदिक चीज़ें हैं, उसमें कुछ रिलेशन बनता है हिंदुज़म का। भगवत गीता का भी ऐसा कोई कनेक्शन है नहीं है, बिकॉज उसमें कुछ हिंदुज़म की रिलीजन की बात की नहीं गई है। इट्स ऑल अबाउट कि लाइफ का कंडक्ट कैसे होना चाहिए, बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ने जो बात की थी, मैंने कहा था कि गवर्नर इज ट्राइंग टू रन अ पैरेलल गवर्नमेंट सेज पिनरई। तो केरला के जो सीएम है उन्होंने रिसेंटली कुछ इनोग्रेट वगैरह किया था, वहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आए थे। हमको इसमें डेप्थ में नहीं जाना, हमें ये पता करना है ये वाला जो टॉपिक है ये भी गवर्नर का ही है। तो ऊपर वाला एक गवर्नर का टॉपिक था, ये वाला, दोनों को कंबाइन करके हम लोग गवर्नर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस गवर्नमेंट्स बैन ऑन मीडिया वन विदाउट रीजंस। इस टॉपिक में ना हम लोग जो हमारा आर्टिकल 20 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स का, उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक न्यूज़ में है। ये जो एडिटोरियल है, मोस्ट डेंजरस मोमेंट सिंस 1962, ये यूएस का और सोवियत जो रशिया था उसके बारे में, कि कैसे उन्होंने क्यूबा में मिसाइल्स वगैरह की प्लानिंग की थी, उसके बारे में। देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस टॉपिक इन एग्जाम। हाँ, अगर आपको इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना है और आपकी इच्छा है कि अभी से आपको सब तैयारी करनी है, तो बेशक आप इसे पर्सनली पढ़ सकते हो। एंड ये जो टॉपिक है सीड्स ऑफ होप, ये वो साइंटिफिक तरीके से किस तरीके से जो हमारा जो है ना ये धारा मस्टर्ड है, हाइब्रिड 11, ये हम लोग डिटेल में आगे कवर करेंगे। नीचे है अ चांस टू एक्सपेंड द वर्ल्ड्स बायोस्फीयर फुटप्रिंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवंबर 3 को पहली बार इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है। देन न्यू हाइब्रिड वेरिएंट ऑफ मस्टर्ड, जो नया अभी रिसेंटली अप्रूव किया गया, उसको डिटेल में कवर करेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी अच्छा है। कैन कन्विक्टेड लेजिस्लेटर बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम असेंबली, ये डिटेल में कवर करेंगे। तो मैं बस आइडिया दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। एनआईए विजिट्स प्लेसेस नियर कार ब्लास्ट साइट, तो इसमें एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, इसका क्या फंक्शनैलिटी होती है, GS3 में आता है अंडर इंटरनल सिक्योरिटी, ये डिटेल में कवर करना है। अब ये देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम लोगों ने रिसेंटली बात की थी ना, कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में बात की थी। तो उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही थी ना, उन्होंने कुछ सजेशंस मांगे थे अपने सिटीजन से, स्टेट के। उनके पास बहुत सारे लाखों में सजेशंस आए थे। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि गोवा के पास एक सिविल कोड है, उत्तराखंड प्लान कर रहा है कि उत्तराखंड स्टेट के पास एक अपना सिविल कोड आ जाए। और 2021 में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने गोवा का जो सिविल कोड है ना उसको अप्रिशिएट भी किया था कि गोवा में जिस तरीके से इनको इंप्लीमेंट किया जाता है, ऐसे बाकी स्टेट्स को भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। बट ये काम गवर्नमेंट का है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। एक और जो न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट की, वो है कि रिसेंटली ना सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटिशंस फाइल किए गए थे। जो हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे ना, जिनका नाम है जस्टिस चंद्रचूड़, तो उनको लेकर के कुछ लॉयर्स वगैरह ने पिटिशन फाइल किए गए थे, ही इज़ नॉट कंपैटिबल इनफ। तो ये टॉपिक न्यूज़ में था। इतना हल्का सा ये जान के रखो कि हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर भी पिटिशंस फाइल किए गए हैं। तो वैसे हम आज इसको कवर नहीं करेंगे, बट ये टॉपिक दोबारा जब आएगा ना नवंबर 9 के आसपास, तब हम लोग पूरा सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस के बारे में डिटेल में कवर करेंगे। सेंटर डबल्स द फर्टिलाइजर सब्सिडी एज प्राइसेस CSR, इस टॉपिक में हम लोग फर्टिलाइजर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। एंड पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी ने एक शेड्यूल्ड ट्राइब को ऐड की, बेसिकली जो नेशनल कमीशन है ना, उन्होंने एक किस तरीके से इंक्लूजन हो सकता है पहाड़ी एथनिक ग्रुप का शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, इसको प्रपोजल को क्लियर कर दिया है। तो इस टॉपिक में हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जानेंगे। RBI हैड टू इंश्योर रिकवरी टुक होल्ड बिफोर एक्टिंग ऑन इन्फ्लेशन, इस टॉपिक में हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है, उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। 3 नवंबर के हमारे जब टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले हम लोग 2 टॉपिक को एक साथ मर्ज करके कवर करेंगे। DMK सीक सपोर्ट फॉर रिकॉलिंग तमिलनाडु गवर्नर एंड गवर्नर इज ट्राइंग टू रन अ पैरेलल गवर्नमेंट सेज पिनरई। अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु में और केरला में दोनों ही साइड में जो गवर्नर है ना, उनको लेकर कुछ क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। तो हम लोग इस टॉपिक में यही देखने की कोशिश करेंगे गवर्नर क्या होता है, क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है, एंड ये रिकॉलिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले तो रिकॉलिंग ही देख लेते हैं। राइट टू रिकॉल, तो कुछ स्टेट्स में इंडिया में इस तरह का लॉ बनाया गया जहाँ सिटीजन्स के पास पावर होती है कि वो पब्लिक सर्वेंट्स को, सरपंच, मुखिया, कॉर्पोरेट मेयर वगैरह जो होते हैं, इनको रिकॉल कर सकते हैं। तो अभी क्या उनके पास पावर है कि तमिलनाडु के पास कि वो गवर्नर को रिकॉल कर पाएंगे? देखो, इनके पास खुद की पावर नहीं होती। व्हाट दे कैन डू इज कि दे कैन फाइल ए पिटीशन। अगर उनको लगता है कि द गवर्नर इज परफॉर्मिंग बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, अपनी संविधानिक जो कैपेबिलिटीज़ और रेंज एंड जो पावर है उसके बियॉन्ड फंक्शन कर रहे हैं, दे कैन एटलीस्ट फाइल द पिटीशन ना। लॉ तो पास कर नहीं सकते क्योंकि वो सारी चीज़ें तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, कैबिनेट डिसाइड करेगा कि कौन सा स्टेट में कौन गवर्नर बनेगा, बट ये पिटीशन फाइल करके एटलीस्ट एक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो गवर्नर को जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है,
और जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट की वो भी गवर्नर में ही वेस्टेड होती है। ये दो जो लाइनें हैं ना, इन दो से ही प्रीलिम्स के स्टेटमेंट बन जाते हैं। आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 है पार्ट 6 में स्टेट के, जहाँ पर हम लोग स्टेट के एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं और जो गवर्नर हैं वो उसके टाइटलर हेड होते हैं। चीफ मिनिस्टर जो है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं, ही इज़ द रियल हेड। ध्यान रहे कि कौन रियल हेड है और कौन एग्जीक्यूटिव हेड होता है। प्लस में गवर्नमेंट वहाँ पर एक एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्ट करते हैं। तो इसलिए जो ऑफिस ऑफ गवर्नर होता है ना, इसका ड्यूअल रोल होता है। एक तो स्टेट एग्जीक्यूटिव को डील करेंगे, दूसरी बात वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करते हैं। ध्यान रहे कोई भी डेप्यूटी या फिर वाइस गवर्नर की पोस्ट नहीं होती है, लेकिन सेंट्रल लेवल के ऊपर होता है। हमारे पास एक वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, तो हर एक स्टेट के पास इंडिया में एक गवर्नर होता है। लेकिन जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना 1956 का, वहाँ पर बात की गई थी कि एक पर्सन जो है वो एक से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से अमेंडमेंट में बात की गई थी? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, जहाँ पे अंग्रेजों ने स्टार्टिंग की थी कि हम लोग इंडिया को एक ऑर्गेनाइज तरीके से गवर्न करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना एडमिनिस्ट्रेशन की, कि अब इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी। यहाँ से गवर्नर को जो था प्रोविंस का ना, उनको एजेंट बना दिया गया था। प्रोविंसेस के बारे में पता होगा, आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। अब लेकिन जब ब्रिटिश क्राउन का रूल आ गया है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को हटा दिया गया, अब डायरेक्ट जो क्राउन है वही रूल करेगा इंडिया के ऊपर, तो उसका कोई एजेंट तो होना चाहिए ना इंडिया में, तो गवर्नर को वो पावर दे दी गई थी। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1919 के अंदर, वी ऑल नो अबाउट देम। यहाँ पर जो कुछ चेंजेस किए गए थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लेकर के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी गवर्नर को। ये सब ये स्टेटमेंट सामने लिखे हो ना, यहीं से एग्जाम में आता है प्रीलिम्स में। अब गवर्नर को ये बोला गया था कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर बिहेव करोगे, परफॉर्म करोगे। तो दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम इन फ्यूचर, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या होता है गवर्नर का? 2-4 आर्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 154 है, उसमें कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की होती है ना, वो गवर्नर के पास होती है। वो उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करेंगे, बट थ्रू द ऑफिसर जो उनके सबऑर्डिनेट हैं। इस आर्टिकल में कुछ भी ये मेंशन नहीं किया गया कि ही विल बी डीम्ड टू ट्रांसफर टू गवर्नर एनी फंक्शंस कन्फर्ड बाय एग्जिस्टिंग लॉ और एनी अदर अथॉरिटी। अब इस पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं आपके लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसमें चीफ मिनिस्टर उसके हेड होंगे, और उनका काम है एड एंड एडवाइज द गवर्नर। किस चीज में? कोई भी स्टेट के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने में। लेकिन कुछ गवर्नर के कुछ फंक्शंस होते हैं जो उनके डिस्क्रिशन के होते हैं। डिस्क्रिशन मतलब उनको ठीक लगता है कि कर देना चाहिए। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द मेंशन्ड वेरी डिटेल्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो डिस्क्रिशन एक अलग चीज़ होती है। अदर देन डिस्क्रिशन, जो चीज़ें मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सब में जब भी एक्ट करना होगा तो गवर्नर को एक्ट करना है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा? चीफ मिनिस्टर होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन सबको आपको याद रखना होगा। एंड इस पर क्वेश्चन आया था 2021 में मेंस में ना, जो दिल्ली में चेंजेस किए गए थे गवर्नर की पावर को लेकर, उस पर क्वेश्चन आया भी था। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। अगेन ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसी चीज़ को बोलते हैं कि स्टेट के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसकी फाउंडेशन क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दिस इज द फाउंडेशन। नाउ वी हैव द टॉपिक ईडी समन्स हेमंत सोरेन इन इलीगल माइनिंग केस। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। समन करने का मतलब होता है किसी को ऑफिशियल नोटिस भेजकर बुलाना। चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन झारखंड के, एंड रिसेंटली कुछ केस बना था कि इलीगल माइनिंग की गई झारखंड में, उसी के रिगार्डिंग उन्होंने उनको समन किया था, यानी कि ऑफिशियल नोटिस भेज करके बुलाया है। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी क्या होता है? अच्छा, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि 2023 के एग्जाम में ईडी पर क्वेश्चन बने, क्योंकि 2022 में ईडी बैक टू बैक न्यूज़ में रहा है। आप लोगों ने सुनी होंगी अगर आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह रेगुलरली फॉलो करते हो तो इनका काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग के और फॉरेन एक्सचेंज के जो लॉज होते हैं ना, अगर उसमें कोई वॉयलेशन होती है उन सबको इन्वेस्टिगेट करना। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, बट ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं। देयर आर अदर एजेंसी, जैसे एनआईए ही हो गया, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो टेररिज्म वगैरह के इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर जेनेसिस क्या है ईडी के? तो इसकी शुरुआत तो 1956 में की गई थी। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर एक एनफोर्समेंट यूनिट को फॉर्म किया गया था, जो कि अंडर फेरा एक्ट था 1947 का, विच वॉज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में थे
एंड इसके 2 ब्रांचेस थे, एक बॉम्बे में, कलकत्ता में। 1957 में इसको रीनेम करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बना दिया गया था। फिर मद्रास में भी इसकी एक ब्रांच ओपन की गई थी। 1960 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था ईडी का, उसको ट्रांसफर कर दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को से लेकर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को। तो ध्यान रहे डिपार्टमेंट चेंज हुआ है, इकोनॉमिक अफेयर्स था पहले बट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कर दिया गया था। फिर बाद में 1947 का जो फेरा एक्ट था उसको रिपील करके हम लोगों ने 1973 से रिप्लेस भी किया था। एंड उसके बाद से बहुत सारे रेगुलेशन लॉज और भी आए थे, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया था 1999 का। इसके बाद जो इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेजीम है, अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो उसको लेकर भी कुछ कन्वेंशंस हैं। और फिर हमारा 2002 में एक्ट आया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, है ना। इन सब के बाद जो ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ना, 2005 में इसको मनी लॉन्ड्रिंग का भी दे दिया गया था कि प्रोविजन जो होंगे वो PMLA के होंगे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के, एंड यू हैव टू यूज देम ऑल्सो। स्ट्रक्चर क्या होता है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये तो हमें पता चल गया है। 5 रीजनल ऑफिस हैं, अब मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली। क्या आपको रीजनल ऑफिस याद करने हैं? हाँ, कंसिडरिंग 2022 में एक क्वेश्चन आया था टी बोर्ड को लेकर के, उसके हेडक्वार्टर्स को लेकर के, देन वी नीड टू नो इनके रीजनल ऑफिस कहाँ हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। डायरेक्टरेट के 10 जोनल ऑफिस हैं, जोनल ऑफिस याद नहीं करने आपको। रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो ऑफिसर्स को दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज से निकाला जाता है। तो उसमें IRS होते हैं जनरली, जो आप लोग एग्जाम क्लियर करके बनते हो, IPS भी होते हैं और IAS भी होते हैं, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का पार्ट बनते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो सकते हैं, एक्साइज ऑफिसर हो सकते हैं, कस्टम्स ऑफिसर हो सकते हैं। देखो जाहिर सी बात है ना, जो IRS होगा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस वाला पर्सन होगा, उसका एक्सपीरियंस है अच्छा, उसको समझ में आते हैं अकाउंट्स क्या है, फाइनेंस क्या है, इकोनॉमी क्या है। IPS को इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर समझ में आते हैं। IAS जो होता है उसको और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पता होती है, क्योंकि वो ओवरऑल मैनेज करता है। तो टेन्योर की अगर बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ने 2 ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किए थे। ऑर्डिनेंस क्या होते हैं, जब हमारा पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है ना, तो प्रेसिडेंट की थ्रू जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ एक्ट को पास करवा देती है, लेकिन उन एक्ट की ना बहुत कम ड्यूरेशन होती है, यानी कि वो 6 मंथ और 6 वीक्स तक ही होते हैं। द मोमेंट नेक्स्ट पार्लियामेंट का सेशन लगेगा, उन ऑर्डिनेंस को परमानेंट लॉज में कन्वर्ट करना होता है। अगर नहीं कर पाते तो वो लैप्स हो जाते हैं। तो 2021 नवंबर में, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल पहले, प्रेसिडेंट ने ना 2 ऑर्डिनेंस निकाले थे। तो उसमें सेंटर ने क्या किया था कि इनका टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया था, प्लस में जो CBI के डायरेक्टर थे उनका भी और इनका भी, यानी कि 2 साल से 5 साल तक का इनका टेन्योर कर दिया था। हमारा जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है ना 1946 का, तो ये ED के लिए यूज़ किया जाता है। और हमारा जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एक्ट है 2003 का, ये कमिश्नर जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। इनको भी अमेंड किया गया था एंड इसमें इनके टेन्योर को एक्सटेंड करने की बात की गई थी। तो जो चीफ है ना सेंट्रल एजेंसीज के, करंटली इनका एक फिक्स टेन्योर होता है 2 साल का, बट नाउ अब इनको 3 एनुअल एक्सटेंशन दिए जाते हैं। स्टैट्यूटरी फंक्शंस क्या होते हैं हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के? अब स्टैट्यूटरी फंक्शन का मतलब होता है, स्टैट्यूटरी मतलब कि जो डिफाइन किया गया बाय द लॉ। एक तो होता है कॉफेपोसा, यानी कि इसको कॉफेपोसा बोलना नहीं है एक्चुअल में, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ 1974 का एक्ट है। तो इसमें डिटेंशन वगैरह की जो चीज़ें होती है ना, उसके रिगार्डिंग काम किया जाता है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट एक्ट है ना, उसके थ्रू कहीं कॉन्ट्रावीन तो नहीं कर रहा है। अब देखो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, इंडिया से बाहर कितना पैसा जा रहा है, बाहर से कितना पैसा इंडिया में आ रहा है, यहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है ना, यहीं पर फाइनेंशियल जो भी फ्रॉड करना का वो सब हो सकता है। तो यहाँ से ही फंक्शंस निकालते हैं। फिर हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का है, ये एक सिविल लॉ है। तो इसमें एक्सटर्नल ट्रेड कैसे हो रहा है, पेमेंट्स कैसे की जा रही हैं, उन पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्वेस्टिगेशन करना, कि अगर उनको कहीं लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज के लॉज में, रेगुलेशंस में कुछ कॉन्ट्रावीन हो रहा है, कुछ सस्पेशियस है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, ये एग्जाम में आ चुका है पहले, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एंड कुछ रिकमेंडेशन FATF की भी होती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ना, ये इंडिया का नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, जो जनरली ग्रे लिस्ट निकालते हैं, ब्लैक लिस्ट निकालते हैं, उस तरीके से। तो जो भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोविजंस होते हैं उनको भी फॉलो करना होता है, उनमें इन्वेस्टिगेशन करने का काम भी होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। एक हमारे पास होता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, तो जिसने इकोनॉमिक, जैसे अपना ये विजय माल्या वगैरह के केसेस आते रहते हैं, ये सब फ्यूजिटिव काउंट किए जाते हैं। जो पैसे का फ्रॉड करके देश से भाग जाते हैं ना, उनको फ्यूजिटिव्स बोलते हैं। तो कुछ केसेस जो थे वो इंक्रीज हो रहे थे रिसेंटली, और वो दूसरे देशों में जाके शरण ले लेते हैं। तो इस लॉ के अंडर से ना कुछ इकोनॉमिक ऑफेंडर जो भाग जाते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने की पावर मिलती है ED को।
तो उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को अटैच कर लिया जाता है ना, और उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट वगैरह निकाले जाते हैं। ये सब काम करना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है, ये सब काम ईडी करता है। दिस वॉज अबाउट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। बेसिक चीज़ें याद रखना, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू याद रखना, एंड कौन से एक्ट किसके अंडर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मे बी यूपीएससी विल कम कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इनके अंडर नहीं होता, बल्कि सीबीआई के अंडर आता है या फिर सीबीसी के अंडर आता है, ऐसा कुछ मेंशन कर देगा। बट यू नीड टू नो कि वो एक एक्ट है, उस एक्ट को यूज़ करके ईडी भी अपने प्रोविजंस एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है कि गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया था ना मीडिया वन के ऊपर, विदाउट रीज़न बैन लगा दिया था, उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है कि आपने कैसे किया है ना। तो एक केरला का टीवी चैनल है एंड उसमें गवर्नमेंट ने उस पर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर बैन लगा दिया था। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीजंस कहाँ हैं आपके पास। दिस कम्स अंडर GS2, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है। आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स कवर होते हैं। उसमें हमारे पास जो राइट टू फ्रीडम होता है ना, एंड राइट टू फ्रीडम में भी कई है, 19 बेसिक केस इस तरीके से हैं। हम लोगों को आर्टिकल 20 कवर करना है यहाँ पे। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि किसी भी व्यक्ति को आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव पनिशमेंट के मामले में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का हमारे पास एक फंडामेंटल राइट होता है। तो कोई एक्यूज पर्सन हो सकता है, वो सिटीजन भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि जो कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस का फंडामेंटल राइट है वो इंडियंस पर भी लागू होता है और वो फॉरेनर्स पर भी लागू होता है। कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई कॉर्पोरेशन भी हो सकती है। तो देखो इसी तरीके से आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक है एग्जाम में पूछा जा रहा है, और ये जो न्यूज़ में आया क्या है, इससे एक्चुअल में क्या टॉपिक रिलेवेंट बनता है। अब इस टॉपिक में आप या तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ जाओगे या फिर मीडिया वन के बारे में पढ़ के चले जाओगे, बट एक्चुअल में फंडामेंटल राइट्स का भी आर्टिकल 20 इससे कनेक्ट करता है। ये आपको समझ डेवलप करनी पड़ेगी। तो 3 प्रोविजन है हमारा इस आर्टिकल 20 में। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेपार्डी और नो सेल्फ इंक्रीमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रीमिनेशन का मतलब होता है कि आपको कोई भी इस तरीके से कंपेल नहीं करेगा, आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा कि तुम खुद के खिलाफ सबूत दो। अब देखो इससे एक और चीज़ मैं रिमाइंड करता हूँ आप लोगों को। रिसेंटली जो क्रिमिनल जो एक्ट था ना, क्रिमिनलाइज करने का क्रिमिनल प्रोटेक्शन एक्ट था, आई थिंक, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट नेम। उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। उसमें बोला गया था कि जब किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया जाएगा या फिर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा ना, उसके कुछ बायोमेट्रिक इंप्रेशंस लिए जाएंगे। अब उसके ऊपर ना ये वाला स्टेटमेंट आया था कि आर्टिकल 20 को वॉयलेट करता है। यानी कि अगर तुम किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, आपने उसको एक्यूज़ कर दिया, अब आप उसके सबूत ले रहे हो, बायोमेट्रिक सबूत ले रहे हो, तो वो उसका सेल्फ इंक्रिमिनेशन काउंट नहीं होगा क्या? होता है। इसलिए देखो कोर्ट के अंदर ना केसेस बहुत समय तक पेंडिंग चल रहे होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट उठ के आ रहा होता है। एक साइड पे कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आप अपने खिलाफ आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता सबूत देने के लिए, बट अगर आप उसके कुछ बायोमेट्रिक इंप्रेशन लोगे तो आप उस इंसान को फोर्स कर रहे हो ना, कहीं ना कहीं वो इंसान अपने खिलाफ अपने अगेंस्ट सबूत दे रहा है ना। तो ये चीज़ें ऐसे कॉन्ट्रावेन कर जाती हैं। तो ठीक है, हमें ये समझना है कि फंडामेंटल राइट्स में पावर होती है आपके पास। एंड नो डबल जेपर्डी, यानी कि आपको एक अपराध के लिए, एक ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं मिलेगी। एक अपराध की एक ही सज़ा होगी, अगर दोबारा सज़ा होगी तो उसके लिए कोई दूसरा अपराध होना चाहिए। देन नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, बेसिकली आपको तभी सज़ा दी जाएगी जब आपने किसी न किसी कानून का उल्लंघन किया होगा। इफ़ यू हैव वॉयलेटेड वन ऑफ द लॉज देन ओनली यू विल बी कन्विक्टेड। ये नहीं कि कोई कानून एग्जिस्ट करता ही नहीं था और गवर्नमेंट आपको पनिश कर देगी। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सेकेंड चीज़, आपको उतनी ही पनिशमेंट दी जाएगी जो जिस टाइम आपने क्राइम किया था ना। फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्राइम किया था 2 नवंबर को एंड 2022 को आपने कोई क्राइम किया। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि तुमने सच में कोई क्राइम किया हो। यू कमिटेड ए क्राइम एंड कोई एक्ट था, मान लो आपने कोई चोरी की थी या फिर आपने मनी लॉन्ड्रिंग का कोई किया था और आपका कुछ ऐसा फाइन बनता था कि आपको 10 लाख रुपए का फाइन देना है गवर्नमेंट को एंड आपकी 5 साल की सजा होनी चाहिए। तो पता चला कि 2 नवंबर से लेकर के 6 महीने तक आपका ट्रायल चलता रहा एंड 6 महीने के बाद गवर्नमेंट ने इस एक्ट को भी चेंज कर दिया। अब गवर्नमेंट ने बोला कि 15 लाख का हम लोगों को वो देना है, फाइन देना है और 10 साल की सजा हो चुकी है 6 महीने बाद। और आपको 6 महीने बाद कोर्ट भी कन्विक्ट कर देता है कि हाँ भाई ये जो व्यक्ति था ना ये दोषी है, इसको सजा दो। अब होगा ये कि आपको 6 महीने के बाद वाला जो चेंज किया गया एक्ट में उस चीज़ को फॉलो नहीं करना है। आपने किस डेट को कौन सा क्राइम किया था, आपने 2 नवंबर को किया था, उस दिन उस एक्ट में लिखा हुआ था कि 10 लाख तक का फाइन होगा और 5 साल तक की सजा होगी। तो वही होगा आपके साथ, आपको नई वाली सजा नहीं दी जाएगी। कुछ रेयर केसेस में जैसे टैक्स वगैरह जो होते हैं ना, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन आ रहता है, यानी कि पुराने टाइम में जाकर के पुराने लोगों को भी पे करना पड़ता है। वो टैक्सेशन के मामले में होता है। तो इसमें और बाकी एक्सप्लेनेशन वगैरह है, ये चाहो तो आप डिटेल में कवर कर सकते हो। बाकी इतना जानना
for Article 20 is more than enough for you. Next topic we have is NIA visits places near car blast site. Police search many houses. अब कौन सा एक्ट कौन सा ब्लास्ट हुआ, वैसे नहीं होने चाहिए सब चीज़ें, बट पुलिस ने किसके घर को सर्च किया ये आपके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता. आपको जानना है NIA क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या चीज़ है, इसके क्या रोल होते हैं. GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी में सिक्योरिटी एजेंसीज का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है आपका, वहाँ पर आप NIA के बारे में पढ़ोगे. तो ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है. इनका काम होता है कंट्री की सिक्योरिटी को, सॉवरेनिटी को लेकर के अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना हो वो NIA को दिया जाता है. तो इसमें जो फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं फॉरेन स्टेट्स के साथ, एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के खिलाफ, स्मगलिंग होती है, हथियारों की स्मगलिंग, ड्रग्स की, फेक इंडियन करेंसीज वगैरह की, बॉर्डर के थ्रू होती है. उसके अलावा कोई दूसरे जो हमारे एक्ट्स होते हैं उसमें अगर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रीटीज़ आ रही हैं, एग्रीमेंट्स आ रहे हैं, कन्वेंशंस आ रहे हैं UN के, उनको भी इन्वेस्टिगेट करने की पावर होती है NIA के पास. NIA 2008 में एक एक्ट आया था एंड जो भी टेरर रिलेटेड क्राइम्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने की पावर इनको दी गई थी. इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली में है. एक्चुअल में नवंबर 2008 में, आज से आप देख लो 14 ईयर्स अगो, 26/11 का जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था हमारी कंट्री के अगेंस्ट, एक बहुत ही शॉकिंग टेररिस्ट अटैक किया गया था. उसके बाद से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि NIA को एस्टैब्लिश करते हैं. तो तब से लेकर के अब तक 447 केसेस इनके पास रजिस्टर्ड हैं 2008 के बाद से अब तक. एंड इनका बेसिकली काम पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर जुरिस्डिक्शन होता है, क्योंकि ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये कोई स्टेट पुलिस नहीं है. एंड इंडिया के बाहर कोई इंडियन सिटीजन होगा ना, अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये विजय माल्या वगैरह टाइप के लोग हो गए जिन्होंने, हालांकि वो सारे के सारे फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स में आते हैं, बट जस्ट इन केस अगर ऐसा कोई व्यक्ति इंडिया में कोई टेररिस्ट एक्ट कर देता है और इंडिया से बाहर चला जाता है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन NIA के अंडर ही होगा. तो पर्सन्स इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर भी पोस्टेड होते हैं, जो पर्सन्स ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो इंडिया के रजिस्टर्ड होते हैं, जो कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस करते हैं. अब शेड्यूल्ड ऑफेंस का मतलब होता है हमारे जितने भी एक्ट्स हैं ना, जैसे इंडियन पीनल कोड है उसमें हमारे मोस्टली जो क्रिमिनल एक्ट्स वगैरह होते हैं वो मेंशन्ड है, तो वो शेड्यूल्ड है, यानी कि वो मेंशन किया हुआ है. अब ऐसे बहुत सारे अपराध एग्जिस्ट करते हैं संसार के अंदर जो कहीं मेंशन नहीं है किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो उनको हम नॉन शेड्यूल्ड ऑफेंसेस बोलेंगे. NIA के स्पेशल कोर्ट्स भी होते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड जो ऑफेंसेस होते हैं ना उनको ट्रायल, उनका मुकदमा चलाने के लिए ना एक या फिर इससे ज़्यादा स्पेशल कोर्ट सेटअप करता है. इसमें इनके एक्ट में ही सेक्शंस होते हैं, सेक्शन याद मत करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आपको कोई सेक्शंस याद करने होंगे ना तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के करने होंगे, तो क्योंकि उसके जो चीज़ें वो इलेक्शन से कनेक्टेड है, उनके सेक्शंस याद कर लो. ये NIA का सेक्शन ये है, फलाना वो, इन पर समय बर्बाद मत करना. तो इनका जो स्पेशल कोर्ट बनता है ना उसमें एक जज होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और रिकमेंडेशन आती है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से. दिस इज़ वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन नहीं आती. जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे करना होता है या फिर वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, वो उस जगह के हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को बोलते हैं कि आप अपना कोई जज रिकमेंड कीजिए. सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि एडिशनल जज वगैरह लेने होते तो भी वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिकमेंडेशन पर ले लेते हैं. कितना जुरिस्डिक्शन होता है, जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ना CRPC 1973 का, उसमें जो जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो सारी की सारी स्पेशल कोर्ट जो होता है परफॉर्म करता है. तो बस इतना ही जानना होता है आपको इसके बारे में. उसके बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि रिसेंट अमेंडमेंट्स क्या किए गए थे NIA एक्ट के अंदर. 2019 में इसको अमेंड किया गया था. पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पुराने अमेंडमेंट्स नहीं है. 2022 में आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो, 2023 में आप 24 में एग्जाम दोगे, 2019 का अमेंडमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एक तो ऑफेंसेस दैट हैपेंड आउटसाइड इंडिया, अब इनको अलाउ कर दिया गया कि आप कोई भी ऐसा ऑफेंस होगा ना, कोई अपराध होगा, उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हो आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, सब्जेक्ट टू अगर वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में भी आता है और हमारे डोमेस्टिक लॉज में भी काउंट होता है. फिर स्कोप ऑफ लॉ जो होता है ना, उसका जो दायरा होता है कानून का, थोड़ा सा बढ़ा दिया था. अब आप लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफेट यानी कि जो नकली पैसा नोट होते हैं और जो हथियार वगैरह होता है जिनको प्रोहिबिट किया गया है, साइबर टेररिज्म एंड एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस की जो भी चीज़ें होती हैं, उन सब को भी आप इन्वेस्टिगेट करोगे. स्पेशल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट था तो उसमें इन्होंने 2019 में अलाउ कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कुछ सेशन कोर्ट्स होंगे, वो स्पेशल कोर्ट की तरह होंगे शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के ट्रायल के लिए. तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं एंड आ जाती हैं एग्जाम में घूम फिर करके. जस्ट हैव एन आइडिया कि आपने. नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है सेंटर डबल्स फर्टिलाइजर सब्सिडी एज प्राइसेस CS सर्ज. और इसके साथ में एक और भी छोटा सा है, वो है इंडिया एम्स टू एंड यूरिया इम्पोर्ट्स फ्रॉम 2025. तो ये दोनों टॉपिक जो हैं फर्टिलाइज़र के हैं, इनको दोनों को हम साथ में ही कवर करेंगे. फर्टिलाइजर के बारे में जानेंगे. बहुत अच्छी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है,
पक्का एग्ज़ाम में पहले आ चुकी है और पक्का आगे भी एग्ज़ाम में आएगी, तो स्टडी देम अकॉर्डिंगली। अच्छा, मुझे आप लोगों से किसी ने कमेंट में कहा था कि मैं PYQs भी ऐड करूं, तो PYQs मैं ऐड करूंगा। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, प्रोबेबली 1 सप्ताह का टाइम चाहिए मेरे को ना, सीक्वेंस फिट करना है कि मैं एक टाइम फिक्स करना चाहता हूँ कि ये वीडियो कितने बजे मैं अपलोड करके और विजिबल हो जाए चैनल के ऊपर। तो आई एम प्लानिंग फॉर दिस कि कुछ 8 बजे एग्जैक्टली हर दिन अगर ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगी तो फिर मैं थोड़ा, मुझे टाइम लगेगा बिकॉज दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड मैं इसमें कई चीज़ें प्लान कर रहा हूँ अभी बैक एंड में, कि क्योंकि देखो इसमें प्रोसेस लंबा होता है। न्यूज़पेपर को पढ़ना होता है, पहले उसको हाईलाइट करना, स्क्रीनशॉट्स लेना, फिर ये कंटेंट जो होता है इसको सारे को PDF को बनाना, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करना, देन वीडियो की रेंडरिंग होती है, फिर वीडियो अपलोड होती है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके आई एम प्लानिंग समथिंग, बट येस दिस थिंग्स आर ऑन माई माइंड। PYQs कैसे ऐड करने हैं, और टाइम स्टैम्प का भी मैं करूँगा। टाइम स्टैम्प भी मेरे, टाइम स्टैम्प तो पहले से दिमाग में थे, वो तो हो ही जाएंगे। आपको आज की वीडियो के भी टाइम स्टैम्प नीचे मिल जाएंगे पिन कमेंट में। PYQs हो जाएंगे ऐड जल्दी। एग्रीकल्चर का टॉपिक है हमारा, GS 3 में आता है एंड इसमें मेंस में भी क्वेश्चन बन चुके हैं और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन चुके हैं। फर्टिलाइजर क्या होता है? देखो खेतों में हम लोग खाद डालते हैं ना, खाद 2 तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को हम लोग फर्टिलाइजर बोलते हैं, उससे हमारे जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनको वो इंक्रीज कर देता है। तो हमारी जो ज़मीन होती है, जो मिट्टी होती है ना, वो थोड़ी उपजाऊ हो जाती है, न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है, तो हमारी क्रॉप्स उससे और अच्छी ग्रो करती हैं। मैन्योर या फिर कंपोस्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट का होता है, जो आर्टिफिशियल होता है, केमिकल से बनाया होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजर। इंडिया में जनरली जो 3 तरह के होते हैं NPK, तो जो हमारा आइडियल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का रेशियो है वो तो है 4:2:1, लेकिन इंडिया में क्या चलता है 8:3:1, यानी कि इंडिया में जो ये नाइट्रोजन वाला यूरिया होता है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एंड जो हम लोग फॉस्फोरस है वो भी ज़्यादा यूज़ करते हैं कंपैरेटिवली, जो कि हमें कम करना चाहिए। तो नाइट्रोजन वाला जो यूरिया होता है ना, ये हेबर प्रोसेस से बनता है। इसमें नेचुरल गैस को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया के अंदर, फिर उसकी प्रोसेसिंग करके यूरिया बनाया जाता है। तो यूरिया का जो प्रोडक्शन होता है उसमें नेचुरल गैस को इंपोर्ट करना पड़ता है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहले आ चुके हैं, कुछ ना कुछ मैच करती हुई चीज़ें। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर से इंडियन कंपनीज को सब्सिडी मिलती है कि वो चीप प्राइस में यूरिया किसानों को तक पहुँचाए। तो यूरिया की जो सब्सिडी होती है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाती है। फर्टिलाइजर को लेकर के और भी कुछ फैक्ट्स हैं। इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है यूरिया का आफ्टर चाइना, एंड हम लोग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो ये फर्टिलाइजर हम लोग 2nd है इसमें प्रोडक्शन में। ध्यान रहे, फॉस्फोरस की जब हम बात कर रहे थे तो 80 से 85% डिमांड हम लोग इंपोर्ट करते हैं, एंड पोटैश जो 3rd वाला था जिसमें हम लोगों ने बात की थी ना, रेशियो 1 चाहिए होता है, ये तो हमारा सारा का सारा आता ही बाहर से, हम इसको प्रोड्यूस करते ही नहीं है। फॉस्फोरस में एटलीस्ट 15-20% तो प्रोड्यूस कर लेते हैं, और बट पोटेशियम वाला जो है पूरा का पूरा बाहर से लेके आते हैं हम लोग। तो ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है ना सब्सिडीज़ का फर्टिलाइजर का, इसको मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स करता है। फर्टिलाइजर की जो कंपनी होती है ना, जो खाद को बनाती है, उनको सब्सिडी दी जाती है तब जब उस रिटेलर ने फर्टिलाइजर किसान को बेच दिया होता है थ्रू POS डिवाइसेस। POS क्या होता है? आप जब शॉप पे जाते हो तो आप कार्ड स्वाइप करते हो ना, वो पॉइंट ऑफ सेल होता है, उसको POS डिवाइस बोलते हैं। उसका आधार कार्ड नंबर नोट किया जाता है, या फिर उसके पास किसान क्रेडिट कार्ड होगा, या फिर उसका वोटर ID कार्ड का नंबर नोट किया जाता है, ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि जिस व्यक्ति को ये खाद दिया गया है वो किसान ही था। जब ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है बाद में मिनिस्ट्री के पास कि ठीक है, कंपनी ने मेरे को 1000 किसानों का डेटा ला के दे दिया, यानी कि इस कंपनी ने 1000 किसानों को यूरिया दिया है, तो अब मैं इस कंपनी को सब्सिडी दे देता हूँ। ये काम मिनिस्ट्री का होता है। तो डायरेक्टली फर्टिलाइजर कंपनी के अकाउंट में पैसा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी जो होती है वो किसान को डायरेक्टली नहीं मिलती, वो कंपनी को मिलती है। अब इससे क्या होता है, बहुत सारे जो फंड्स वगैरह होते हैं उनका डाइवर्जन कम हो जाता है, और दूसरी कंट्रीज़ में पहले चले जाया करते थे, यानी कि कंपनी तो बेच देती थी, फिर वो किसान को सब्सिडी मिलती थी। किसान क्या करता था, उसको चाहिए 10 किलो, वो खरीद लेगा 50 किलो। अब वो क्या करेगा, वो 40 किलो को ना फर्दर दूसरी कंट्रीज़ में स्मगल कर देगा, बांग्लादेश में, नेपाल में। तो अब ये चीज़ नहीं हो पाती है, तो गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली इस पर काम किया था। Now we have this topic, पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी एडेड टू द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान रहे, जम्मू एंड कश्मीर की बात की जा रही है, ठीक है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडियन शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रॉपर एक लिस्ट, क्योंकि ये चीज़ें होती स्टेट लेवल के ऊपर है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में हुआ ये, जो नेशनल कमीशन है शेड्यूल्ड ट्राइब का, NCST, उन्होंने बात की थी कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप होते हैं, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब में ऐड कर दो, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर का, उसके लिस्ट के अंदर। तो हम लोगों को यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जानना होगा। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली इंडिया में 104 मिलियन लोग हैं,
जो शेड्यूल्ड ट्राइब का पार्ट है। तो और ये कंट्री की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 8.6% बनता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान है, उसमें शेड्यूल्स हैं। तो उसमें जो 5th शेड्यूल होता है ना, वहाँ पर हम बात करते हैं कि शेड्यूल्ड एरियाज़ को और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। ध्यान रहे, शेड्यूल्ड 5 में इनकी बात की जाती है। शेड्यूल 6 भी हमारे पास जो ना, उसमें भी एक्चुअल में बात तो शेड्यूल्ड एरियाज़ की ही की जाती है, लेकिन 4 एरियाज़ की, AMTM की, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की, वहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज़ का जो प्रोविजन था वो एक्सपेंड किया जाता है यूजिंग शेड्यूल्ड 6। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करती है कि जो ट्रेडिशनल ग्राम सभा के जो लोग हैं ना इन शेड्यूल्ड एरियाज़ के अंदर, उन सब का एडमिनिस्ट्रेशन हो। एंड हमारे पास आर्टिकल 338A है, याद रखने की चीज़ें हैं क्योंकि ये टॉपिक आता है एग्जाम में। वहाँ उसके अंडर हम लोगों ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाया था। तो 2003 में 89th अमेंडमेंट किया गया था। तो उससे पहले क्या हुआ करता था ना कि एक बॉडी हुआ करती थी, इसको बोलते थे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। वो एक ही बॉडी थी, इसको बाइफर्केट कर दिया गया था, 2 बॉडीज़ बना दी गई थी। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अलग हो गया था, वो आता है आर्टिकल 338 के अंदर, एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब आता है आर्टिकल 338A के अंदर। जब हम बात करते हैं ना पंचायत लेवल पे, ग्राम सभा लेवल के ऊपर, तो हमको पहले पार्ट 9 के बारे में पता होना चाहिए। एज पर द पार्ट 9 जो रिजर्वेशन होगा ना शेड्यूल्ड एरियाज़ का, हर एक पंचायत के पास शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, वहाँ कुछ रिजर्वेशन करना होता है। तो वो किया जाएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन है उस कम्युनिटी की। तो रिजर्वेशन हैपन्स इन रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन, यानी कि इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन होगा, इट शुड नॉट बी लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। प्लस में जो भी चेयरपर्सन की सीट होती है ना पंचायत के अंदर इन एरियाज में, वो सारी की सारी शेड्यूल्ड ट्राइब को जाएंगी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। अगर आपको आर्टिकल 15 के बारे में पता होगा, जहाँ हम लोग एजुकेशन वगैरह में रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो 10% हम लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देते हैं। ये किससे आया था? ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था 2019 में। हम लोगों ने 2 दिन पहले इस टॉपिक को कवर किया था। 27% हम लोग देते हैं OBC को, और जिसमें नॉन क्रीमी लेयर होता है, और वीमेन का भी रिजर्वेशन होता है। देन 15% देते हैं हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट को, 7.5% हम लोग देते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब को एजुकेशन में रिजर्वेशन। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। आपका स्टैटिक पोर्शन रिवाइज हो रहा है, इनको याद रखिएगा। नाउ वी हैव दिस टॉपिक, RBI हैड टू एंश्योर रिकवरी टुक होल्ड बिफोर एक्टिंग ऑन इन्फ्लेशन। हमारे जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, उनका स्टेटमेंट था। यहाँ पर हमारे लिए 2 चीज़ें बनती हैं वैसे तो, कि RBI के बारे में जाने, RBI क्या है, दूसरा इन्फ्लेशन के बारे में। अब एक साथ दोनों चीज़ें पढ़ाएंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। RBI का टॉपिक बहुत रिपीट होता रहता है, मैं आगे कवर कर दूंगा। इन्फ्लेशन भी आगे आएगा तब भी रिपीट करते रहेंगे, तो रिपीटेशन करते रहेंगे, जो भी टॉपिक्स आते रहेंगे। अब ऐसा नहीं करूँगा कि जो टॉपिक 2 दिन पहले पढ़ाया था उसको आज रिपीट करेंगे। जैसे आज हम लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी टॉपिक आया था, अब वो 2 दिन पहले पढ़ाया था उसको रिपीट नहीं करेंगे। प्रोबेबली 10 दिन के आसपास जब वो टॉपिक आएगा या फिर नेक्स्ट वीक आएगा तब उसे रिपीट कर देंगे हम। इस टॉपिक में हम लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में पता होना चाहिए। वंस वी नो अबाउट द इन्फ्लेशन वी कैन अंडरस्टैंड कि वो कहना क्या चाह रहे थे। GS3 में इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के बारे में बात की जाती है। इन्फ्लेशन होता क्या है, पहले तो ये जानो, हमारी इकोनॉमी को इंडिकेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं। हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है उसके लिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे GDP हो गया। ये क्या है? एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है, पता चलता है GDP में इसकी वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन की। उसी तरीके से इन्फ्लेशन भी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर ही होता है, यानी कि कितनी महंगाई हो रही है इसको इंडिकेट करने का कुछ तो चाहिए ना हमको, वो इन्फ्लेशन होता है। तो किस तरीके से जो जनरल प्राइस लेवल है उनमें राइज और फॉल हो रहा होता है, परचेजिंग पावर जो होती है मनी की, उसी को बोलते हैं। तो डिमांड कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी सप्लाई वगैरह रिड्यूस हो रही है, इन सब के कारण प्राइस के ऊपर चेंजेस होने को पता चलता है। अच्छा, इन्फ्लेशन का मतलब एक तरीके से कि प्राइस का राइज होना होता है। जब कीमत बढ़ रही होती है तो हम बोलते हैं इन्फ्लेशन हो रहा है। दूसरा इसका ऑपोजिट होता है, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। ये इन्वर्स होता है। डिफ्लेशन कब होता है? जब रेट फॉल्स बिलो 0%। ध्यान रखना ये स्टेटमेंट, रेट, इन्फ्लेशन का रेट जब 0% से नीचे आ जाता है उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं? इंडिया में 2 इंडेक्स यूज किए जाते हैं। इंडेक्स माने क्या? जैसे हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, वो क्या है? वो डेटा है, वो स्टडी किया गया कि कौन से देश के अंदर कितने लोग भूखे होते हैं। उसी तरीके से इंडिया में कुछ पर्टिकुलर आइटम्स होते हैं, खाने पीने के आइटम्स, खरीदने के डेली यूज के आइटम्स होते हैं, उनका एक इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम से लेकर के दूसरे टाइम तक इस पर्टिकुलर आइटम की, मान लो जैसे कोई फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, मैंगो, एप्पल लगा लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बास्केट होती है पूरी की पूरी, जो गवर्नमेंट के पास उसमें आइटम्स होते हैं, उनका प्राइस चेक किया जाता है। आलू प्याज वगैरह जैसे कॉमन चीज़ें होती हैं, दाल वगैरह, सब्जी वगैरह, तो उनका प्राइस चेक करते हैं कि पिछले इस टाइम से लेकर के अब टाइम तक इसमें कितना चेंज देखने को मिला था। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो प्याज है वो 2021 के अंदर अगर वो 100 रुपीज़ KG चल रही थी,
लेकिन 2022 के अंदर वो 120 रुपये की हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, इसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि इन्फ्लेशन कितना हो जाएगा 20%। बट एक्चुअल में ऐसे नहीं होता, 20% नहीं होता, इन्फ्लेशन बहुत धीरे धीरे चलता है, 5%, 2%, 1%। तो उसमें पूरा बास्केट ऑफ आइटम्स होता है। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था ये, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ आइटम्स को लिया जाता है। उसमें क्या होता है, दो तरह के इंडेक्स होते हैं, एक होता है होलसेल प्राइस का, एक होता है कंज्यूमर प्राइस का। सोच के देखो, होलसेल गोदाम में आप जाओगे कहीं पर तो होलसेल में खरीदते हो ना आप, थोक के भाव में, तो एक इंडेक्स वो यूज होता है। एक होता है कंज्यूमर प्राइस का, यानी कि जब मैं एज अ कंज्यूमर शॉपकीपर को कितना पे कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली किया जाता है। तो ये होलसेल और रिटेल लेवल को जो चेंजेस होते हैं ना इसमें इंडेक्स में, वो मेजर करते हैं। तो हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ना, ये देखता है डिफरेंस कितना आया है कमोडिटीज़ में, जैसे फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन वगैरह में। और जो WPI वगैरह होता है ना, इसमें ये चेक किया जाता है कि बिजनेस में, स्मॉलर बिजनेस वगैरह को लेकर के गुड्स एंड सर्विसेज थे, उनमें क्या प्राइसेस का चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही इंडिया में यूज़ किए जाते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। अब किसी के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन का, अगर कोई बिजनेसमैन होगा, देखो भाई इन्फ्लेशन मतलब क्या हो रहा है, प्राइस राइज कर रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है भाई बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलेगा ज़्यादा, है ना, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस रेज हो रहा है। एंड फिक्स्ड इनकम वाला जो ग्रुप होता है, कुछ लोग जो उधार लेते हैं बैंक से, जैसे अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास फिक्स इनकम होती है, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सैलरीड इंडिविजुअल और पेंशन वाले जो होते हैं थोड़ा सफ़र करते हैं, क्योंकि ये जो लेंडर्स होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने पैसा बोरो किया था, अब वो रिटर्न करेंगे उसकी रियल परचेजिंग पावर के ऊपर। जब पैसा लिया था उधार, तब उस समय जो टमाटर था वो 100 रुपये किलो था, अब जब लौटाना पड़ रहा है तो मार्केट में टमाटर के प्राइस बढ़ गया, 150 रुपये किलो हो गया, तो इस पर्सन के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ गया ना। फिर करेंसी खुद में, अगर इन्फ्लेशन होता है करेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इंडिया के जो रुपये की परचेजिंग पावर है ना वो डिक्लाइन हो जाती है। परचेजिंग पावर मतलब क्या, क्षमता क्या है खरीद पाने की। एक्सचेंज रेट की वैल्यू वीक हो जाएगी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसीज, क्योंकि फॉरेन करेंसीज गेट लेस कीन टू बाय फ्रॉम, फॉरेनर्स जो है वो इंडिया से फिर कम खरीदेंगे ना, क्योंकि इंडिया के यहाँ पर तो महंगाई चल रही है। इसी चीज़ से स्टेटमेंट्स बन जाते हैं भाई प्रीलिम्स में, कि अगर इन्फ्लेशन है तो करेंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इनकम वालों के ऊपर, बिजनेस वालों के ऊपर। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, so you have to remember all these things. अब हम लोग अपना एडिटोरियल वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, उसमें टाइटल है अ चांस टू एक्सपैंड द वर्ल्ड्स बायोस्फीयर फुटप्रिंट। नवंबर 3 को इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, पहली बार हुआ है, 2022 से इसकी शुरुआत की जा रही है। एक वर्ल्ड नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व्स का, वो 1971 में बनाया गया था। इनका काम होता है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन करना, एंड टोटल 738 प्रॉपर्टीज़ हैं 134 कंट्रीज़ में। इंडिया में ऐसे 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 4 श्रीलंका के अंदर हैं, 3 मालदीव्स में है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के अंदर ऐसा कोई बायोस्फीयर नहीं है। और एक साउथ एंड सेंट्रल एशिया मैप रिजर्व का एक नेटवर्क मीटिंग भी होती है। उन्होंने प्लान किया था 2023 के लिए कि ये जो बायोस्फीयर्स होते हैं इनको फर्दर और एक्सपेंड किया जाएगा, और इन सब में यूनेस्को इनकी हेल्प करता है। तो ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें कंटेंट दिया गया है बेनो बोयर के द्वारा, मिगुएल गॉड के द्वारा, गुंटेर कॉक, भाई ये नाम बड़े अजीब, ये फ्रेंच नेम है सारे के सारे, नेहा मिदा, ये यूनेस्को के प्रोग्राम ऑफिसर है इंडिया से। बेसिकली ऑल दिस पीपल, इफ यू लुक एट देम, ये तो मैप से हैं या फिर यूनेस्को वगैरह से हैं, एंड दे हैव प्रिपेयर्ड दिस कंटेंट। तो हम लोग इसमें यही जानेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में कि क्या प्रोसेस हुई है, कैसे और आगे फर्दर बढ़ना चाहिए। जब आप रिवीजन करो ना, तो जो मैंने चीज़ें येलो कलर में हाईलाइट की है ना, सिर्फ इनको पढ़ लेना। बट राइट नाउ यू सिटिंग, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, डू मेक श्योर दैट यू लिसन टू एवरीथिंग। मैं अभी राइट नाउ मैं सब कुछ कवर करूँगा लाइन टू लाइन, आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, बट व्हेन यू रिवाइज थिंग्स ऑन योर ओन, तो PDF में से सिर्फ ये येलो वाली चीज़ों को करोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो व्हाट इज़ दिस इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये WNBR क्या चीज़ होती है। WNBR एक नेटवर्क ऑफ साइट्स है, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स होते हैं जहाँ पर आप बायोस्फीयर का रिजर्वेशन करना है। तो कैसे करोगे, जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज है उसको एक्सचेंज करोगे, है ना, किसने भाई क्या एक्सपीरियंस रहा है कौन सी कंट्री का, जैसे इंडिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा नेपाल के साथ, भूटान के साथ, एंड हमारी कितनी कैपेबिलिटीज़ है, आपको हमसे फंडिंग चाहिए थोड़ा हम हेल्प कर देंगे। इस तरीके से हमारी ये प्रैक्टिसेस है, आप इंप्लीमेंट कीजिए, आपके वहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, आप हमको बताइए, हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक दूसरे का सपोर्ट किया जाता है। इसी तरीके से पूरा का पूरा इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी को एनहेंस किया जाता है, क्योंकि हम लोगों को नेचर के साथ हार्मनी में रहना है। अगर हम लोग नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे तो हमारा उल्टा नुकसान हो जाएगा। हमको अच्छी साफ़ सुथरी हवा चाहिए, हमको अच्छा साफ़ सुथरा पानी चाहिए, हमें न्यूट्रिशियस फूड चाहिए। वी नीड दैट फूड टू बी अफोर्डेबल ऑल्सो, एंड वी हैव टू लिव इन डिग्निटी विद द
नेचर। हमारा जो प्लेनेट है उसको इस तरीके से यूनिकली सेटअप किया गया है सोलर सिस्टम के अंदर कि जो इकोसिस्टम है ना वो सभी लिविंग क्रीचर्स को एक होम प्रोवाइड करता है। तो साउथ एशिया के अंदर फर्दर क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? तो ओवर 30 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं साउथ एशिया के अंदर, एंड जो पहला वाला था वो श्रीलंका के अंदर सेटअप किया गया था। इंडिया में जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किया गया था वो था तमिलनाडु के अंदर। बेसिकली जो नीलगिरी का जो रीजन था ना, नीलगिरी के माउंटेन्स थे, तो तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, ये तीनों रीजन है जहाँ पर हमारे नीलगिरी हिल्स होते हैं। हमारा जो रिजर्व्स का जो नेटवर्क है ना ये धीरे धीरे इंक्रीज भी हुआ है, लेकिन कंसिडरिंग यहाँ पर जो अब आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं और पैंडमिक्स तो एक चीज़ हो गई, लेकिन इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, पॉल्यूशन का, पॉपुलेशन के भी डायनामिक्स होते हैं, एंड फिर कुछ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हम लोग ब्लाइंडली बिलीव करते हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेक्नोलॉजिकल ही होगा। नहीं, इस बात से भी हमें आगे हटना पड़ेगा। तो इंडिया का बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है एंड फ्यूचर में हमारे पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है, हम लोग एक सुपर पावर बनने वाले हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एनवायरनमेंट के सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़ में एक ग्लोबल पावर की तरह निकल के आए। तो इंडिया 2023 तक वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा, ऐसे प्रेडिक्शंस बहुत सारी रिपोर्ट्स ने किए हैं। हम लोगों को तो थोड़ी सी चीज़ और देखनी होगी। जैसे हम लोग एरिया की अगर बात करें ना, इंडिया को अगर हम स्पेन के साथ कंपेयर करते हैं, अब स्पेन के पास ना 53 बायोस्फीयर रिजर्व की प्रॉपर्टीज़ हैं, इंडिया के पास सिर्फ 12 है, लेकिन स्पेन का जो एरिया है लैंड मास का वो बहुत ही कम है ना। तो इंडिया की ह्यूमन पॉपुलेशन ही अराउंड 1.4 बिलियन हो चुकी है। तो हमको और पोटेंशियल साइट्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा इंडिया के अंदर, खास करके जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ के जो 7 सिस्टर स्टेट्स है ना वहाँ पर। फिर साउथ ईस्ट से हम लोगों ने बात की थी ना, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इनके पास कोई बायोस्फीयर रिजर्व्स है ही नहीं। अब भूटान और नेपाल तो बांग्लादेश हमारी बाउंड्री शेयर करते हैं, इसका मतलब ये भी है कि हमारे उन रीजन्स में वी डू नॉट हैव समथिंग वेरी सस्टेनेबल, सो कुछ पोटेंशियल साइट्स नहीं हैं। तो कुछ समय पहले एक एरिक फोर्ट का एक आर्टिकल आया था, उन्होंने उस बात को हाईलाइट किया था कि बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है ना, इनको हमें साइंस बेस्ड मैनेजमेंट प्लान्स पर डेवलप करने की ज़रूरत है। कुछ इश्यूज बताए थे उन्होंने बायोडाइवर्सिटी को लेकर, क्लीन एनर्जी के, क्लाइमेट के, एनवायरमेंटल एजुकेशन के, एंड इन सब चीज़ों में हम लोग रिसर्च और मॉनिटरिंग से इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बस इस टॉपिक में आगे और कुछ बचा नहीं है। जो वर्ल्ड नेटवर्क है माउंटेन बायोस्फीयर रिजर्व्स का, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये भी इनके जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करके अपने कंट्रीज़ में बायोस्फीयर रिजर्व्स क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में एक सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सके। सो वी ऑल द क्रीचर्स वी कैन लिव इन हार्मनी विद ईच अदर। डू रिमेंबर, पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडिया में 12 साइट्स होती हैं, पड़ोसी देशों में एक भी नहीं है। टोटल वर्ल्ड में 738 हैं, स्पेन में मैक्सिमम होती हैं 53 साइट्स। दैट्स इट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, द न्यू हाइब्रिड वेरिएंट ऑफ मस्टर्ड। हम लोगों ने पहले बात की थी कि हमारे पास एक ही जीएम क्रॉप थी पहले, बीटी कॉटन। अब नया अप्रूवल आ चुका है हम लोगों के पास, अब आने वाला है DMH11। DMH11 नाम होगा इसका, नाम होगा धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ये एक जेनेटिकली इंजीनियर वेरिएंट होगा मस्टर्ड का, एंड इसको कमर्शियल, अगर हम लोग इसको कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूव कर देते हैं तो ये पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होगा जो इंडियन फार्मर्स को अवेलेबल होगा। क्या है ये DMH11? तो हाइब्रिड वेरिएंट है। हाइब्रिड का मतलब क्या होगा कि इसमें 2-3 क्वालिटीज़ को मर्ज किया गया होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको प्रपोज किया गया है, उनकी तरफ से बन के आया है, एंड ये बेसिकली 2015-5 में 6 में भी इसका अप्रूवल आया था पहले कि इसको कमर्शियली रिलीज़ कर दिया जाए, लेकिन उस टाइम पर हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी नहीं कि हम लोग इसको कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर सकते। तो इंडिया में बहुत सारे मस्टर्ड वैराइटीज़ होते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है। अब ये सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट क्या मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस मस्टर्ड के अंदर ना, मस्टर्ड मतलब सरसों, हम लोग सरसों का तेल यूज़ करते हैं, कभी कभी कुकिंग में यूज़ होता है, एंड आई थिंक दिवाली में दिए वगैरह भी जलाए जाते हैं सरसों के तेल के, और कुछ लोग घी के दिए भी जलाते हैं। वैसे घी के दिए जलाने चाहिए दिवाली पर, एंड कुकिंग में यूज़ होता है और मसाज वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। तो सरसों होते हैं वो, इसके येलो कलर के ऐसे फ्लावर्स होते हैं, और ये विंटर्स में होने वाली क्रॉप होती है। तो इसका जो सीड होता है ना, मस्टर्ड अपने आप में एक सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है, मतलब कि इसमें 2 जीन्स होते हैं, उनको बोलते हैं बार्नेज और बर्स्तर। तो इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है और जो हाइब्रिडाइजेशन होता है मस्टर्ड का, ये उसी प्लांट के ऊपर हो जाता है, क्योंकि उसी इंडिविजुअल फ्लावर के ऊपर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अब वो दोनों आपस में मिलेंगे कैसे? हवा के थ्रू मिल सकते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। ध्यान रहे, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के ऊपर प्रीलिम्स में पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो विंड इज़ ए पॉलिनेटिंग एजेंट,
एंड ये जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ, हनी बीज होती हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं, ये भंवरा वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं, दे ऑल आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स ओनली ना। उनके कारण तो एक पॉलन जो होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है और फिर वहाँ पर उनका पॉलिनेशन होता है ताकि नेक्स्ट जो सीड है वो जनरेट हो सके। तो ये सारे सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं एंड इसलिए प्लांट ब्रीडर्स के लिए थोड़ा चैलेंज बन जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट मस्टर्ड की वैरायटीज़ को प्रोड्यूस करना। तो क्या ये जो हाइब्रिड मस्टर्ड की वैरायटीज़ हैं ये बेटर हैं? तो ICAR, हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उन्होंने कहा था कि 28% हायर ईल्ड मिलेंगे। ईल्ड मतलब होता है रिजल्ट, प्रोडक्शन। और इनका जो पेरेंट था वो था वरुणा, और उससे 28% ज़्यादा मिलेगा। और जो जोनल चेक्स की बात करते हैं तो वहाँ से 37% बेटर प्रोडक्शन होने वाला है। तो कुछ ट्रायल्स किए गए थे 8 लोकेशंस के ऊपर पिछले 3 सालों के अंदर एंड तब पता चला था कि इसमें काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से ये टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है और नए हाइब्रिड्स डेवलप किए गए हैं। साइंटिस्ट ने ये भी कहा है था कि जो बेटर हाइब्रिड है ना, इसकी रिक्वायरमेंट इंडिया को है क्योंकि हमारा जो एडिबल ऑयल का इंपोर्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मस्टर्ड को हम लोग इंडिया में बात करें तो 6 से 7 मिलियन हेक्टेयर के अंदर हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं। और इंडिया में मोस्टली बात करोगे तो राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, MP हो गया। उसके बावजूद भी हम इंडिया कम से कम 55% से लेकर 60% तक का इंपोर्ट करता है एडिबल ऑयल। ध्यान रहे, एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ एक्चुअल में PYQs की क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं आपको एक्जैक्टली क्वेश्चन दिखाऊँ उससे बेहतर होगा कि आप प्रीलिम्स के PYQs की अपनी बुक या फिर PDF जो भी खोला उनको देखते हुए चलो। अब इसमें होने वाला ये है कि इंडिया के अलावा और कहाँ कहाँ पर ये चीज़ ग्रो की जाती है। तो हाइब्रिड मस्टर्ड जो होता है ना, एंड इसको कनाडा, चाइना, यूरोप हर जगह पे ग्रो करते हैं। अभी ये जो टॉपिक था ये कंट्रोवर्शियल क्यों बन गया था? ऐसा हुआ है कि कुछ जैसे कि स्वदेशी जागरण मंच है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वगैरह जो होते हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ को अपोज किया था। साइंटिफिक कम्युनिटी बोल रही है कि ठीक है आप इसको कमर्शलाइज कर दीजिए एंड दिस इज़ अप्रूवल। अप्रूवल किसने दिया है? GEAC ने, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने। दो जो अप्रूवल देता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स वगैरह का, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर। 2 दिन पहले भी हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था, आज फिर से कवर कर रहे हैं। आज हम लोग उसको डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो उन्होंने 2 रीज़न दिए थे। उन्होंने कहा था कि स्पीशीज़ में ना एक तो फॉरेन जीन्स का इस्तेमाल किया गया है। सेकंड चीज़, इस हाइब्रिड को बनाने के लिए ना एक दूसरा जीन यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं बार जीन। बार जीन के कारण ना ये हर्बिसाइड एक होता है जिसको बोलते हैं ग्लूफोसिनेट अमोनियम। हर्बिसाइड का मतलब होता है जब प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे ये सरसों ग्रो हो रही है ना, यहाँ पर आपको दिख रही है कुछ फीमेल्स हैं, ये खेत में वॉक कर रही हैं। इन्होंने सर के ऊपर जो उठा रखा है ना, ये पता क्या है? ये हर्ब्स होते हैं, हर्बिसाइड्स यूज़ करके। ये ना वो छोटी छोटी घासें होती हैं जिनको अब ये पूरी क्रॉप है येलो वाली जो दिख रही है आपको मस्टर्ड की, इसमें ना कुछ अननेसेसरी ग्रास भी ग्रो कर जाती हैं। वो छोटी छोटी होती हैं। अब वो अननेसेसरी ग्रास क्या करती हैं, सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट सक कर लेती हैं। तो ये जो सरसों जो होती है ना, इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल नहीं पाता। तो ये लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, जो घास लेके आ रहे हैं ना, इन्होंने सारे हाथों से निकाले हुए हैं। बट एक और हर्बिसाइड आता है। हर्बिसाइड मतलब होता है, साइड वर्ड जो होता है ना, इसका मतलब होता है टू किल। तो हर्बिसाइड से ना ये जो घास वगैरह होती है ना, इनको स्प्रे करते हैं ना, पूरे सरसों पे स्प्रे कर देंगे तो सिर्फ ये छोटी वाली घास जो होती है ना, ये मर जाती है। अब हुआ क्या, उन्होंने कहा कि एक हर्बिसाइड होता है जिसको नाम होता है ग्लूफोसिनेट अमोनियम। वो जब इस पर स्प्रेड करते हैं ना तो उसका नुकसान हो सकता है इनको भी। जाहिर सी बात है भाई, वो एक प्लांट को किल करने का केमिकल है, तो सरसों के पेड़ को भी तो, मस्टर्ड को तो नुकसान हो सकता है ना। लेकिन उसको बचाने के लिए एक बार जीन यूज़ किया गया है कि भाई अब आप क्या कर सकते हो, ये जो DMH11 का वेरिएंट है ना, इसके ऊपर आप हर्बिसाइड भी स्प्रे करोगे ना तो भी ये नहीं मरेगा, सिर्फ आसपास के हर्ब्स मर जाएंगे। इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा इशू जताया गया कि भाई ये तो एक फॉरेन, इसमें एक और जीन वगैरह यूज़ किया गया है एंड मे बी जो GM मस्टर्ड है ना, इसको इवेल्युएट नहीं किया गया है हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप के तौर पर। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि बाद में जो बीज वगैरह होती हैं इनको पॉलिनेट ना करें, तो ये भी एक इशू बन सकता है। तो दीज आर द इशू विच हैव बीन रेज सो फार। तो GM मस्टर्ड के लिए और फ्यूचर में क्या हो सकता है, देखो एक्चुअल में तो जो उन्होंने ना इसका प्रोसेस को 2017 में ही क्लियर कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वगैरह के कारण ही थोड़ा सा रुक गया था। जैसे BT ब्रिंजल भी हमारा, वो भी एक ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप ही था पहला। इसको 2009 में क्लियरेंस दे दी गई थी, लेकिन जो UPA गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको रोक दिया था कुछ टाइम के लिए। तो इंडिया में करंटली जो ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप ग्रो की जाती है वो BT कॉटन है, राइट। और DMH11 जो है ना, ये एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है क्योंकि इसमें फॉरेन जीन्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज से जब जीन्स को इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप। तो बस भाई ये था इस टॉपिक में, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है और बहुत क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से प्रीलिम्स में पहले। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है और ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड ऑन एन एवरेज मैं देख पा रहा हूँ कि हर एक टॉपिक जो है ना वो 4 से 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर कवर हो जा रहे हैं यहाँ पर।
तो 1 घंटे के आसपास की वीडियो तो देखो बन ही जाती है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं 45 मिनट तक लेके आऊँ एंड टॉपिक्स भी सारे कवर करूँ। विद टाइम ये हो जाएगा। तो टॉपिक है हमारा, कैन द कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम असेंबली। कन्विक्टेड का मतलब होता है कि जिसको, जब आपने कोई अपराध किया तो आपको एक्यूज़ किया जाएगा। एक्यूज़ करना मतलब आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, फिर आपका ट्रायल होगा। ट्रायल मतलब होता है मुकदमा चलना। फिर 2 चीज़ें निकलेंगी, या तो आप कन्विक्ट हो जाओगे या फिर आप एक्विट हो जाओगे। कन्विक्ट का मतलब होता है कि आपको दोषी करार दिया गया है, हाँ भाई तुमने ये अपराध किया था। एक्विट का मतलब होता है कि आप निर्दोष हो। अब लेजिस्लेचर मतलब क्या, एमपी हो गया, एमएलए हो गया, ये सब लेजिस्लेचर्स होते हैं। लेकिन असेंबली की बात की जा रही तो हम लोग यहाँ पर एमएलए की बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि जो कन्विक्टेड होते हैं जी, यानी कि कोई ऐसा एमएलए था जिसको सजा दे दी गई है, अब उसको दोषी करार दिया गया है, तो क्या वो असेंबली से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? क्या उससे उसके एमएलए की पोजीशन को भी छीन लिया जाएगा? ये सवाल उठता है। क्यों उठता है? रिसेंटली यूपी के 2 लेजिस्लेचर्स थे, उनको प्रिजन सेंटेंस मिले थे, यानी कि उनको जेल की सजा हुई थी। तो अंडर व्हाट कंडीशंस क्या कोई एमएलए या एमपी को, जिसको कोर्ट ने सजा दी है, उसको उसकी पोजीशन से आप हटा सकते हो? ये हमारा पूरा का पूरा सवाल है यहाँ पर। तो कहानी ये है कि यूपी के जो लेजिस्लेचर्स थे, इनको कुछ क्रिमिनल चार्जेस में सेंटेंस दिया गया था रिसेंटली, बट ओनली वन ऑफ देम हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड। यानी कि स्टेट की जो असेंबली होती है ना, वहाँ से सिर्फ एक को हटाया गया था। आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं रामपुर से, इनको 3 साल का जेल टर्म मिला था क्योंकि उन्होंने 2019 में कोई इन्फ्लेमेटरी स्पीच दिया था। एज डिस्क्वालिफिकेशन अपॉन कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब दोषी करार देने के बाद इनको डिस्क्वालीफाई करने पर एक क्रिमिनल चार्ज था, उसके बाद इनको 2 साल की जेल की सजा भी हुई है। तो असेंबली के सेक्रेटेरिएट जो है ना, उन्होंने इनकी सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब ये पर्सन डिक्लेयर हो चुके हैं डिस्क्वालीफाइड। हालांकि ऐसा ही विक्रम सिंह संघी के साथ भी हुआ था। वो एक एमएलए हैं खटौली से, उनको भी 2 साल की सजा हुई थी ना, क्योंकि मुजफ्फरनगर के जो राइट्स हुए थे 2013 में, उसके मामले में। बट उनके साथ ऐसा नहीं किया गया। अब हम समझते हैं कि जब कन्विक्शन होता है तो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, सेक्शन 8 हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वहाँ बताया गया है कि किस तरीके से जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होते हैं ना, उसमें डीक्रिमिनलाइज करने के लिए क्या कुछ प्रोविजंस मेंशन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2 कैटेगरी के क्रिमिनल्स होते हैं जिसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है अगर उनका कन्विक्शन हुआ, यानी कि उनको अपराध दोषी करार दिया गया हो। तो पहली जो कैटेगरी है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, पहली जो कैटेगरी होने वाली, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं और जूम इन कर देता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी होगी वो ऑफेंसेस जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन होता है फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years अपॉन एनी कन्विक्शन। आपको कोई भी तरीके की दोषी करार दिया गया, आपको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कब? जब आपकी पनिशमेंट जो होती है वो कोई फाइन होता है और एक 6 साल का पीरियड होता है, वो कन्विक्शन की डेट से रन करता है। लेकिन फाइन ना होकर के अगर आपका एक प्रिजन सेंटेंस होता है, तो जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा ना, वो होगा कन्विक्शन की डेट से, और वो तब तक चलेगा जब तक आपका 6 साल का कंप्लीशन नहीं हो जाता, यानी कि जब तक आप जेल से छूट नहीं जाते हो। तो दोनों कैटेगरीज ध्यान से याद रख लीजिएगा। कुछ ऑफेंसेस वगैरह होते हैं आईपीसी के, हमारे इंडियन पिनल कोड के, इस कैटेगरी में, जैसे कि आपने किसी 2 ग्रुप्स के बीच में कुछ ऐसी मतलब शत्रुता वाली कोई स्पीच वगैरह दे दी हो, है ना, किसी वर्शिप की प्लेस मंदिर वगैरह के आसपास आपने ऐसा कुछ कर दिया हो, ब्राइबरी वगैरह दी हो, रिश्वत वगैरह दी हो इलेक्शन के टाइम पर आपने, एंड रेप वगैरह का कोई क्राइम होता है, विमेन के अगेंस्ट कोई क्रुएलिटी की जाती है हस्बैंड के द्वारा। उसके अलावा जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स हैं, कस्टम्स एक्ट हैं, यूएपीए वगैरह, उनके अंडर अगर कोई कैटेगरी में फॉल करते हैं तो फिर प्रिवेंशन ऑफ सती का लॉ है, करप्शन है, टेररिज्म है, हमारे नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की इंसल्ट वगैरह करना, ये सब भी इसका पार्ट बनते हैं। तो बाकी इनके अलावा जो भी क्रिमिनल प्रोविजंस होते हैं ना, वो सब सेपरेट कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें सिर्फ कन्विक्शन हो जाएगा अगर, तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो यानी कि डिस्क्वालीफाई करने के लिए हमने एज पर दी जितने कैटेगरीज बताई थी ना, उनके अकॉर्डिंगली कम से कम 2 साल का आपको जेल की सजा होनी चाहिए, तभी आपको आपकी पोजीशन से, या एमएलए हो या एमपी हो, आपसे तभी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ध्यान रहे, डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए हमारे पास एक एंटी डिफेक्शन एक्ट भी होता है जो हमारे 10th शेड्यूल में आता है। 52nd अमेंडमेंट की गई थी उसमें। सो डू रिमेंबर दैट 1985 में आया था वो, और 2022 का जो प्रीलिम्स था उसमें क्वेश्चन आया था एंटी डिफेक्शन से। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा लीगल प्रोटेक्शन है जिसमें कि कोई लेजिस्लेचर जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन को प्रोटेक्ट कर सकता है? तो हम लोगों ने जब बात की थी सेक्शन 8 की, हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की, ये जो कानूनी जो लोग होते हैं, जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, नेता वगैरह होते हैं, ये अपना इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन को रोक सकते हैं। कैसे करेंगे? तो हुआ ये था कि 2013 तक क्या हुआ करता था, अब तो नहीं है ये, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। 2013 तक ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई एमपी वगैरह है ना, या फिर कोई स्टेट लेजिस्लेटर वगैरह होता है, उसका डिस्क्वालिफिकेशन होता है, तो वो 3 महीने तक नहीं हो सकता। क्योंकि
उसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, बट 3 महीने तक अगर उसने कोई रिवीजन एप्लीकेशन या अपील फाइल कर दी थी ना, तो जब तक इस पूरी अपील एप्लीकेशन का डिस्पोजल नहीं होगा तब तक इस पर्सन का डिस्क्वालिफिकेशन तो एटलीस्ट नहीं हो सकता। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो सिर्फ अगर आपने अपील फाइल कर दी ना, तो आप डिस्क्वालिफिकेशन से बचे रहोगे जब तक कि वो अपील कोर्ट में मतलब अर्जी लगी हुई है उसकी। बट हुआ ये कि लिली थॉमस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, ये तो जो कानून बनाने वाले लोग हैं ना, तुम तो बड़े मजे ले रहे हो भाई, तुम तो प्रोटेक्शन एंजॉय कर रहे हो इस चीज़ के मामले में, तुम अपील डाल देते हो और तुम तो डिस्क्वालीफाई हो नहीं पाते, लेकिन तुमने बहुत घिनौना अपराध किया होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। यानी कि अब जो आजम खान वाला केस हुआ है ना, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है असेंबली के सेक्रेटेरिएट के द्वारा। एज पर द प्रीवियस प्रोटेक्शन अवेलेबल, ये इस प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग तो खुद को बचा नहीं सकते। बचाने का मतलब है कि कन्विक्शन तो हो चुका है, सजा तो मिल चुकी है, बट डिस्क्वालीफाई भी तो हो गए ना, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रोक सकते अपना आप ये। तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, वो चाहे तो ना सिर्फ सेंटेंस के ऊपर ही बल्कि कन्विक्शन के ऊपर भी रोक लगा सकता है। कुछ रेयर केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगाया जाता है, प्रोवाइडेड उस व्यक्ति को अपना इलेक्शन कंटेस्ट करना होता है तो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत क्लियर कर दिया था कि बहुत रेयर से रेयर केसेस में यहाँ पे बहुत स्पेशल रीजन होगा तभी हम लोग उस पर स्टे लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है ना, ये खुद एक रेमेडी प्रोवाइड करता है इलेक्शन कमीशन को। वो क्या है? सेक्शन 11 हमारे इस एक्ट का जो है ना, इलेक्शन कमीशन रीजंस बता सकता है कि भाई कैसे इस पर्सन का डिस्क्वालिफिकेशन को हम कम कर सकते हैं। हुआ भी था, इलेक्शन कमीशन ने जो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर थे ना, PS तमांग, उनका 1 साल का सेंटेंस था करप्शन का, तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को उन्होंने रिड्यूस कर दिया था। तो ये चीज़ें हुई हैं, देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी और यहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चंस आपके, डेफिनेटली क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड प्लीज़ कुछ समय तक मुझे आप लोगों के फीडबैक रेगुलर बेसिस पे चाहिए होंगे, बिकॉज दिस इज वेरी न्यू इनिशिएटिव, आज सिर्फ 3रा दिन था एंड उसको ग्रो करने में भी टाइम लग सकता है। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग योर थॉट्स, आपको कहाँ कुछ गड़बड़ लगे। लैंग्वेज तो देखो यही रहेगी, इंग्लिश में मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन होगी और हिंदी में मैं आपसे बातें करूँगा, मिक्स करूँगा कुछ इंग्लिश के शब्द कुछ हिंदी के शब्द, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। एंड कंटेंट में कुछ ऐड करना, कुछ सब्ट्रैक्ट करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द लाइन है, वो ऐड हो जाएंगे कुछ टाइम में। टाइमलाइन का स्टैम्प आपको नीचे दिख गया होगा पिन कमेंट में। अदर देन दिस कुछ हो तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।